हम एनसीईआरटी क्लास 10 में हिस्ट्री का इतिहास का सेकंड चैप्टर देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद की भावना को देखा और फिर उसके बाद जो है पूरे यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, और फिर आपने जो है 9th क्लास में जो है 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में भी ये देखा होगा कि रसिया में जो है वो राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से जो है भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना जारी रहती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि भारत में उस समय 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 22 साल के बाद जो है वापिस आए थे, और उस समय जो है गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ये कहा था कि आप जो है अगले 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करो, पर मतलब क्या है कि पूरे भारत को घूमकर देखो कि कहाँ पे किस स्थान पे क्या सिचुएशन है, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे लोगों की आवाज़ उठाओ, या फिर भारत में जो है वो जो ब्रिटिश काल है या फिर जो ब्रिटिश शासन है उसको खत्म करने का काम करें। तो वहाँ पर जो है गांधी जी जिस समय 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो 1 साल तक जो है वो पूरे भारत का भ्रमण करते रहे, और उस बीच उनकी एक विचारधारा थी, वो हमेशा सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। समझ पा रहे हैं? तो इस सत्याग्रह और अहिंसा के लिए उन्होंने अपने मार्ग पर चला, वो अपने मार्ग पर चले, तो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था जो कि असहयोग आंदोलन था, जो 15 सितंबर 1920 को शुरू हुआ था। वो असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले उसके जो स्रोत थे, जिन कारणों से या फिर जिन जो छोटे छोटे जो आंदोलन थे, जो असहयोग आंदोलन का स्रोत बने थे, वो थे कि 1916 में जो है चंपारण में बिहार के खिलाफ जो है दमनकारी वृक्षारोपण हुआ था, कि वे वहां पर जो है वृक्षारोपण हुआ था, वृक्षों को जो है उगाने का काम, मतलब हम इसको कहते हैं कि हरित क्रांति वहां पे जागृत हुई थी। वो भी एक असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा कारण है। फिर 1917 में जो है वो खेड़ा आंदोलन हुआ था, वो भी इसका बहुत बड़ा स्रोत माना गया है, इसका असहयोग आंदोलन का। समझ पा रहे हैं? फिर उसके बाद जो है 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर जो थे उनको उनके अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह किया था और उनको उनके हक दिलाए थे। तो ये जो तीनों कारण थे 1916 का, 17 का और 18 का, ये तीनों कारण जो है वो असहयोग आंदोलन के स्रोत थे। समझ पा रहे हैं? अब बात आती है कि असहयोग जो आंदोलन था वो क्या था। असहयोग आंदोलन में ये था, वैसे तो ये असहयोग आंदोलन जो है जो अली बर्दर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने शुरू किया था। वो किस लिए किया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जो उनके खलीफा थे रोमन साम्राज्य में, जो उनके खलीफा थे, सम्राट थे, उनका यूरोप की कंट्री द्वारा, मतलब जो ईसाई धर्म के लोग थे उनके द्वारा जो है उस खलीफे का विरोध किया गया था, उसका दमन किया गया था, उस पर अत्याचार किए गए थे। उन अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, और उसी असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे बात समझने की है बच्चों, असहयोग आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था, गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। समझ पा रहे हैं जी? और फिर वो असहयोग आंदोलन जिस समय रोलेट एक्ट आता है, उससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है,
1919 में ही पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो है वो आम नागरिकों की निर्मम हत्या की जाती है। वहां पे दो तरीके के लोग थे, एक वे लोग थे जो सरकार के विरोध के लिए उसमें जलियांवाला बाग में आए हुए थे, और दूसरे तरीके के वे लोग थे जो वहां पे बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए आए हुए थे। तो उन दोनों तरह के लोगों पे जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है अंधाधुंध फायरिंग चलाई गई, निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाई गई, और जिसके चलते गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन वापिस लेना पड़ा। ये कह सकते कि कुछ समय के लिए रोक दिया गया। फिर उसी के साथ साथ जो है 1919 में एक कानून पास होता है रोलेट एक्ट के नाम से। अब ये रोलेट एक्ट क्या था? अब ये रोलेट एक्ट ये था कि जिस प्रकार से दिनों दिन जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन बढ़ रहे थे, लोगों के विरोध बढ़ रहे थे, उस विरोध को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया था। और उस रोलेट एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो है बगैर किसी कारण के, बगैर किसी रीजन के बेवजह भी किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल में रख सकती है। ये चीजें जो है दोबारा से समझेंगे कि रोलेट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत के किसी भी नागरिक को बगैर किसी कारण के 2 वर्ष तक जेल में रख सकती है। ये प्रावधान रोलेट एक्ट में था, और उस रोलेट एक्ट का जो है वो काफी विरोध किया गया भारतीय नागरिकों द्वारा। तो फिर उसके साथ साथ जो है काफी बदलाव हुए, काफी चेंज हुए, और लोगों में जो है उस सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन हुआ था, वो असहयोग आंदोलन 1922 में जो है चोरा चोरी की घटना हुई थी, दोबारा से शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। पर 1922 में जो है जो चोरा चोरी की घटना हुई थी उसके अनुसार, क्योंकि वहां पर क्या होता कि गांधी जी की एक विचारधारा थी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना। पर 1920 में जो है वो 1922 में जो है चोरा चोरी नामक स्थान पर जो है एक घटना हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि आंदोलनकारी जो लोग थे उनके द्वारा हिंसक रूप धारण किया गया था, और उस हिंसक रूप में एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, जिसमें जो है वो पुलिस कर्मी भी जलकर मर गए थे। इस घटना के कारण जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापिस लिया था। फिर बात आती है कि नमक कानून, जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं। अब वो नमक कानून क्यों चलाया गया, क्या बात हुई थी? तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने हर प्रकार के जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो आवश्यक नागरिकों के, आम आदमी की जो जरूरतों की जो वस्तुएं थी उन पर भी कर लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था। और यहाँ तक कि नमक पे भी, नमक के उत्पादन पे भी टैक्स लगा दिया गया था, जो कि एक मामूली सी खाने की वस्तु है। तो इस चीज को जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक दांडी यात्रा शुरू की, जो कि साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से चलकर 240 मील दांडी तक, फिर से सुनिए, साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी तक ये यात्रा चलाई गई। और इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रहेगी कि दांडी मार्च में जो है, जो दांडी का यात्रा जो दांडी यात्रा चलाई गई थी, उसमें पहली बार किसी महिला ने
आंदोलन में किसी महिला ने सहयोग किया था और वो महिला थी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को देखते हुए सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में ही अन्य महिलाएं भी इस आंदोलन में कूद पड़ी और उन्होंने भी जो है बढ़ चढ़कर सहयोग किया। और दांडी मार्च जो है वो पहला आंदोलन था जहाँ पे महिलाएं भी जो है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है आगे आई। फिर बात आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। तो जो आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था असहयोग आंदोलन, अब पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और असहयोग आंदोलन क्या है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा दोनों में फर्क बताने की कोशिश करूंगा। असहयोग आंदोलन ये था कि उस समय गांधी जी ने ये कहा था कि ब्रिटिश जो है भारत में रह रहे हैं वो हम लोगों के भारतीय नागरिकों के सहयोग से ही रह रहे हैं। जो मान लो जैसे उनके जो जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी दफ्तर हैं, उसमें जो है भारतीय लोग ही कर्मचारी हैं, उनके पास सेना है, उनकी सेना में जो है भारतीय लोग ही सैनिक हैं। तो भारतीयों के सहयोग से ही वो यहाँ पर रह रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया कि हम जो है ब्रिटिश सरकार का असहयोग करते हैं। वहाँ पे सिर्फ असहयोग की बात थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ये कहा कि हम इनके कानूनों का, इनकी सुख सुविधाओं का असहयोग भी करेंगे और उनका बहिष्कार भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ असहयोग की बात थी, विरोध की बात नहीं थी। यहाँ पे असहयोग के साथ साथ विरोध भी था। इसलिए जो है अब फर्क समझ आया आप लोगों को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और असहयोग आंदोलन क्या था। ये फर्क था बच्चों दोनों में, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। वहाँ पे गांधी जी ने उन ब्रिटिश सरकार की जो है, ब्रिटिश सरकार की सुख सुविधाओं, उनके आदेशों, उनके कानूनों को न मानकर, एक तो उनके कानूनों को नहीं माना और न मानने के साथ साथ जो है उनका विरोध भी शुरू कर दिया। और उनके विरोध के साथ साथ जो है ब्रिटिश जो सरकार थी वो कहीं न कहीं डगमगाने लगे थे। और इससे पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश में जो है एक कमीशन पेश किया गया था और उस कमीशन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कारण था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उसका कारण ये था कि ब्रिटिश ने इंग्लैंड में जो है एक कमीशन पेश किया गया था, वो 1928 में, समझ पा रहे हैं। और उस कमिश्नरी में जो है भारत के किसी भी नागरिक को सदस्य नहीं लिया गया। इसलिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। और जब ये जो साइमन कमीशन के नाम से एक कमीशन रही थी, जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन आप वापस इंग्लैंड जाओ, समझ पा रहे हैं। तो ये सभी जो आप लोगों ने देखे ये आंदोलन जो है कहीं न कहीं भारतीय नागरिकों में एक विचारधारा स्थापित कर रहे थे, क्या कि हम जिस सीमा में रह रहे हैं, जिस सीमा में रह रहे हैं, हम सभी जो है एक विचारधारा है। हमारी विचारधारा है कैसे कि हमें जो है ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें समानता का अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। तो वहां पे लोगों की जो है विचारधारा एक हो गई अपने राष्ट्र के प्रति। जहां पे एक निश्चित सीमा में लोगों की विचारधाराएं एक जैसी हो, उसी को हम जो है राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। भले ही बच्चों आज के समय में, आज की 21वीं सदी है, आज के समय में राष्ट्रवाद के मायने बदल गए हों, इसकी डेफिनेशन बदल गई हो, पर उस समय तक राष्ट्रवाद यही था कि अपने देश को, भारत देश को ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र करवाना। समझ पा रहे हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आज जो है राष्ट्रवाद के मायने क्या है।
तो यहाँ पे जो है वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी कि लोगों में जो अलग अलग प्रकार से सभी लोग जो है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो पेशेवर किसी भी विभाग में जो हो पेशेवर हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, तो कोई भी हो, वो जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है वो त्रासदी था, उसमें जो है वो पीड़ित था। तो वे सभी लोगों के जो है एक अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी निश्चित सीमा में रहने वाले लोगों के प्रति जो है वो एकता की भावना जागृत हुई, और वो एकता की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। समझ पा रहे हैं? अब क्या हुआ कि इतिहास का पुनर्गठन, अब यहाँ पे जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत का जो कल्चर था, भारत की जो संस्कृति थी, उसके साथ छेड़छाड़ किया, उसको बदलने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे जितने भी हमारे रिफॉर्मर थे, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, जितने भी हमारे समाजसेवी थे, सभी ने जो है अपने इतिहास का पुनर्गठन किया कि हमारा जो इतिहास है, जो एक्चुअल में जो हमारा इतिहास रहा है, वो इतिहास वैसे का वैसा होना चाहिए, और उसमें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो चेंज किया गया है उसको हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है भारत के जो रिफॉर्मर थे, जो समाज सेवी थे, उनके द्वारा जो है वो इतिहास का जो है वो पुनर्गठन किया गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ आया है तो हमारे YouTube चैनल एचएस डेवलपर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू।